हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 9 गति एवं समय। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश या वर्तुल यानी वृत्ताकार या आवर्ती हो सकती है। अगर कोई वस्तु है और अगर वो गति कर रही है तो वो या तो सीधी रेखा में गति करेगी, या तो वो वृत्ताकार गति करेगी, या फिर वो आवर्ती गति करेगी। आगे लिखा है कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्लो चलती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तेज़ गति से चलती हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मंद अथवा तीव्र के बारे में कि स्लो और तीव्र हम किसी वस्तु के बारे में कब कहते हैं। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। यानी कि कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं, कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो दूसरे वाहनों के मुकाबले में, दूसरे व्हीकल्स के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में ज़्यादा तीव्र गति करते हैं। यानी कि कुछ वाहन स्लो मोशन में चलते हैं, कुछ वाहन तेज गति से चलते हैं। यहाँ तक कि अगर एक ही प्रकार के वाहन की बात करें तो वो कभी धीरे गति से चलेंगे और कभी तेज गति से चलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ये कार, ग्रीन कलर की कार इस वाइट कलर के कार के जस्ट पीछे है। लेकिन सेकंड वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की कार वाइट वाले कार से आगे हो गई है। मीन्स कि इस ग्रीन कलर वाले कार की गति क्या होगी? तीव्र होगी। आगे लिखा है तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। यानी कि तेज गति से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनकी चाल ज़्यादा होती है। 100 मीटर की दौड़ में हम ये अच्छी तरह से निर्णय कर सकते हैं, बहुत इजीली हम ये निर्णय कर सकते हैं कि किसकी चाल ज़्यादा है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। यानी कि अगर 100 मीटर की दौड़ अगर रखी जाती है तो 100 मीटर की दौड़ में जो धावक सबसे कम समय लेता है, 100 मीटर की दूरी तय करने में जो धावक सबसे कम समय लेता है, हम क्या कहेंगे कि उसकी चाल अधिक है। अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। यहाँ लिखा है कि दो से ज़्यादा वस्तुओं में कौन सबसे ज़्यादा तेज गति से चल रहा है, इसे हम बहुत आसानी से एक तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि हम कोई एक समय दे दें और हम ये देखें कि उस दिए गए समय में जो वस्तु है वो कितनी दूरी तय करती है। इस तरह से अगर हम दो बसों के जरिए 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। यानी कि अगर दो बस हैं, अगर दोनों बस 1 घंटे में जितनी दूरी तय करते हैं उसकी दूरी को हम जानकर हम ये बता सकते हैं कि कौन बस सबसे स्लो चल रही है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन को आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लिखा है इसके डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। यहाँ लिखा है किसी वस्तु के जरिए एकांक समय में, यानी कि कोई एक दी गई समय है, उस तय की गई समय में जो तय की गई दूरी होती है उसी दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं।
जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि कोई कार है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की चाल से गति करती है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि वो कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल यानी समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। यानी कि शायद ही कोई ऐसी कार होती है जो 1 घंटे में एक समान गति से चलती है। बहुत सारे वाहन होते हैं, जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले वो धीमी गति से चलते हैं, उसके बाद वो तीव्र गति से चलते हैं। अतः जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई कार है और वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उस कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम सिर्फ कार के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं, और हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे में कार कब स्लो मोशन में थी, कब वो तेज़ गति से चल रही थी। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। चूँकि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, इस बात की चिंता नहीं करते कि कोई कार है वो कब स्लो मोशन में थी, कब वो तेज़ गति में थी, तो जो भी वो उस कार की चाल होगी, यानी एक समय में 1 घंटे में जितनी भी दूरी वो कंप्लीट करती है, वो उस कार की क्या है, औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे, और इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे, चाल शब्द का उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। और इस तरह से अगर हम चाल पता करना चाहते हैं कि किसी वस्तु की चाल कितनी है, तो हम किस तरह से पता करेंगे? हम चाल को पता करने के लिए तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चलता है? हमें चाल पता चलता है। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यहाँ लिखा है कि हम अपने डेली लाइफ में शायद ही बिरले ही लंबी दूरियों तक या फिर अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यानी कि जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं वो कभी स्लो मोशन में चलती है, कभी तेज़ गति से चलती है। शायद ही लंबी दूरियों तक या अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से यानी कि एक समान चाल से गति करते हुए देखते हैं। अगर किसी सरल रेखा की ओर कोई वस्तु अगर चल रही है और उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, मीन्स कि वो कभी स्लो होती है, कभी तेज होती है, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि उस वस्तु की चाल कैसी है? असमान है। इसके उल्टा अगर कोई वस्तु है और वो सरल रेखा की ओर चल रही है और उसकी जो चाल है वो परिवर्तित नहीं होती है, एक समान वो चलती है, तो हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कैसी है? उस वस्तु की गति एक समान गति है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। हम चाल कैसे पता करते हैं? हम चाल दूरी बटा समय के फॉर्मूले से पता करते हैं। और हम
किसी वस्तु के जरिए किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो लगा समय होता है, अगर हम उसे माप लेते हैं तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समय की माप कैसे करेंगे? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। समय की माप से क्या मतलब है? समय की माप से ये मतलब है कि जो समय है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। बोलचाल में जब कभी भी हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? तब हमारा अभिप्राय ये होता है कि जो समय है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका मापन क्या होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। अब जबकि हम घड़ी से समय को मापते हैं तो पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से समय को मापते थे जब घड़ियाँ नहीं थी? हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि नेचर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो एक निश्चित अंतरालों के पश्चात खुद को दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। और एग्जाम्पल के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये पाया कि सूरज हर रोज़ सुबह में उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा गया? दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या यानी नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। और इसी तरह से एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की जो समय की माप है उसे किस रूप में माना गया? महीने के रूप में माना गया, यानी माह के रूप में माना गया। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। और एक वर्ष को किस तरह से मापा गया? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उस समय को एक वर्ष माना गया। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही हैं और प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को, समय के डिफरेंसेस को भी मापने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम घड़ी को यूज़ करते हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। जो घड़ी के काम करने के तरीके होते हैं वो काफ़ी जटिल होती है लेकिन सभी घड़ियों में आवर्ती गति का ही उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। और आवर्ती गति का एक एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए कहा जाए, उदाहरण लिखने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा उदाहरण लिखेंगे? सरल लोलक का उदाहरण लिखेंगे। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। और जो सरल लोलक है वो किस तरह से बनाया जाता है? सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को एक दृढ़ स्टैंड से धागे की सहायता से बांधकर बनाया जाता है। ये एक स्टैंड होता है और ये धागा होता है और ये क्या है? ये धातु के छोटे गोले होते हैं या पत्थर होते हैं। इस तरह से सरल लोलक बनाया जाता है जिसे पेंडुलम कहा जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। यहाँ लिखा है कि जो लोलक होता है, लोलक को अपने माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया जाता है। चूँकि ये लोलक रुकी हुई होती है इसलिए ये विराम अवस्था में होती है। लेकिन जैसे ही इस लोलक को धातु को एक ओर ले जाकर के फ्री किया जाता है तब ये इधर उधर गति करने लगती है। और इस तरह की गति को क्या कहा जाता है? इस तरह के गति को आवर्ती अथवा दोलन गति कहते हैं।
सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि लोलक के आरंभिक विस्थापन में अगर थोड़ा परिवर्तन होता है ये लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। यहाँ लिखा है कि आजकल जो अधिकांश घड़ियाँ होती हैं उसमें 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहा जाता है और इनके द्वारा जो मापा गया समय होता है पहले के उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से ज़्यादा यथार्थ होता है, ज़्यादा सही होता है। अब हम पढ़ेंगे समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। समय का मूल मात्रक क्या है? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है और इसका प्रतीक एस होता है। समय के बड़े मात्रक भी हैं। समय के बड़े मात्रक कौन से हैं? मिनट और घंटा है। चाल बराबर दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल जब हम निकालते हैं तो दूरी बटा समय लिखते हैं, इसलिए चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। चाल को और किस में व्यक्त किया जा सकता है? चाल को मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर्स। जितने भी मात्रक होते हैं उनके प्रतीकों को किस में लिखा जाता है? हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम 50 किलोमीटर लिखते हैं तब हम 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, हमें 50 किलोमीटर ही लिखना होता है। और 8 सेंटीमीटर को हम 8 सेंटीमीटर ही लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर्स हमें नहीं लिखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार सभी समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। यह लिखा है कि ज़रूरत के अनुसार ही समय के अलग अलग मात्रकों का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए उम्र को हम दिन और घंटों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उम्र को हमेशा वर्षों में ही व्यक्त करना अच्छा होता है। और इसी तरह से घर से विद्यालय तक की जो दूरी होती है उसको वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। उसे किस में हम व्यक्त कर सकते हैं? उसे मिनट में, घंटे में हम व्यक्त कर सकते हैं। जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। जब आप ज़ोर से 2001 बोलते हैं तो इसमें कितना समय लगता है? इसमें 1 सेकंड का समय लगता है। 2001 से 2010 तक ज़ोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। और 2001 बोलने में, ज़ोर से पुकारने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। इसे आप किस तरह से सत्यापित कर सकते हैं? जब आप 2001 से 2010 तक ज़ोर से गिनते हैं तब आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती या धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। यहाँ लिखा है कि जो हेल्दी युवा होते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं तब उनकी नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है और अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है यानी धड़कती है। बच्चों में ये दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थीं तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए।
जब पेंडुलम वाली घड़ियाँ, लोलक वाली घड़ियाँ फेमस नहीं हुई थीं, तब संसार के अलग अलग भागों में समय को मापने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ का उपयोग किया जाता था, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। इनका यूज़ करते हुए समय को मापा जाता था। संसार के अलग अलग भागों में इन आइडियाज़ के अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली में ये क्या है, जंतर मंतर में धूप घड़ी है। धूप की मदद से भी समय का मापन किया जाता था। ये रेत घड़ी है, ये जल घड़ी है और इससे भी समय का मापन किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे चाल मापना। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोजित यानी छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड लगभग की चाल से चल सकता है। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में जब छोड़ा जाता है तो जो रॉकेट होते हैं उनकी चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड वो 8 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। इसके विपरीत जो कछुआ होता है वो सिर्फ 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर की चाल से चल सकता है। चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, केवल चाल को समय से गुना ही करना होगा। इस प्रकार दूरी बराबर चाल गुना समय। और यहाँ लिखा है कि जो चली गई दूरी होती है उसे हम कैसे माप सकते हैं, उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दूरी को ज्ञात करने के लिए सिर्फ चाल को समय से गुना करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। और हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो दी गई चाल है उस चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। यहाँ लिखा है कि स्कूटर या फिर मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर आपने लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों में, बसों में और दूसरे गाड़ियों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। यह चित्र 9.7 है और ये क्या है, ये कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर पर आर लिखा है। इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहते हैं। यानी कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एक कोने में किलोमीटर पर आर लिखा होता है, इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आर में चाल ज्ञात हो जाती है और इससे सीधे ही किलोमीटर पर आर में यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है इसकी चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है और इसमें एक दूसरा मीटर भी होता है जो वाहन के जरिए तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं और इस मीटर को क्या कहते हैं, इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ के बारे में। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। जो समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, वो इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग तरह के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चित्र 9.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफ या निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। चित्र 9.9 है। चित्र 9.10 में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। 9.8 में स्तंभ ग्राफ है। ये स्तंभ की तरह दर्शाया गया है, इसलिए ये कौन सा ग्राफ है, ये स्तंभ ग्राफ है। 9.9 में ये वृत्तारेख ग्राफ है। 9.10 में ये रेखा ग्राफ है और दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।